नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगी कि बहुत दिनों से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज से आपकी रेगुलर क्लास आएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड। तुझे अपना काम करना। तो आपकी परिवेश की तीसरी क्लास है और इसके बाद आपके लिए महामैराथन आने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता। क्या है टॉपिक? राष्ट्रीय एकता। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो ज्यादा माइंड मत करना होगा इसको। जैसा कि हम भारत में रहते हैं तो हमें पता है कि हमारा पहनावा, हमारा खान पान, यहाँ तक कि हमारी बोलचाल बहुत अलग है, एक दूसरों से भिन्न है। इसके बावजूद हम कुछ त्योहार मनाते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही हमारे कुछ पर्व हैं कुछ पर्व हैं, कुछ पर्व ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं, जैसे 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो देश था वो 200 सालों तक गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। तो इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी इन द सेंस वो हमारे देश को छोड़ के गए यहाँ से। उसके बाद एक है 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर, जिसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आज हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रमाण क्या है। प्रमाण क्या है और प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रेरणा यानी कि एस्पिरेशन। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व, पहला हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई वर्षों तक देश विदेशों का शासन रहा हमारे देश पर, यानी कि हम बहुत सारे देशों के अधीन रहे। अधीन मतलब गुलाम रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया। हमारे ऊपर कौन शासन करता था? ब्रिटिश सरकार, या फिर बोल सकते हैं अंग्रेजों के गुलाम रहे हम। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने हमें हमेशा क्या करने की कोशिश की? अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस, इसका तो मैं बता चुकी हूं आपको कि स्वतंत्रता दिवस के बाद हमने अपने देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, उन नियम कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। पिछली क्लास में ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती। गांधी जयंती भी क्या है? हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात प्रांत यानी कि गुजरात जिले के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया था। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि 2 अक्टूबर को हमारे दो दिग्गज नेताओं का जन्म हुआ था। एक तो थे गांधी जी और दूसरे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, जिन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यानी कि गांधी जी ने क्या कोशिश की थी कि चाहे वो लोग कोई सी भी भाषा बोलते हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। और जब वो एकजुट हो जाए, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को इसी वजह से पूरा देश राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानता है। राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ये हमें पता है कि राष्ट्रीय पर्व वाले दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, जो कि फहराया जाता है। और सांस्कृतिक यानी कि जो भी हमारी संस्कृति है उसके अनुसार कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं, जैसे कि नृत्य और गायन। नृत्य को इंग्लिश में डांस कहते हैं और गायन को सिंगिंग कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि क्लासिकल प्रोग्राम, और कह सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह है, इन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंग है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, सफेद और नीचे हरा रंग है, और ध्वज के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र बना है। केसरिया रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। और जो बीच में जो नीला 24 तीलियों वाला चक्र है वो उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। वो हमें बताता है कि हम उन्नति की तरफ बढ़ते रहें। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारे देश में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम क्या नहीं कर सकते? राष्ट्र ध्वज को सड़क पर नहीं फेंक सकते, कहीं कचरे में नहीं डाल सकते, उल्टा नहीं टांग सकते, और उसके कपड़े बनवा के नहीं पहन सकते। ठीक है, कपड़े इन द सेंस रेगुलर कपड़े नहीं पहन सकते जिससे कि हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हो। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। तुम अमेरिका के जो भी राष्ट्रीय ध्वज है उसके तुम टी शर्ट, लोअर कुछ भी बनवा के पहन सकते हो, उसको प्रिंट करवा के। लेकिन आप हमारे देश का ये नियम है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं और उसका हम कभी भी अपमान नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। जो हमें पता है कि हमारी जो भी पुस्तक हो उसके पीछे पिछले कवर पर वो छपा होता है। इसको हम याद करके अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था हमारे एक कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कवि कहो, नेता कहो, इनका बहुत बलिदान है स्वतंत्रता दिलाने में हमें। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी है। तो इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के समय सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराने के बाद हम क्या गाते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन जो है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा एक राष्ट्रीय गीत भी है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयम मलयज शीतलाम। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमें ये बात का ध्यान रखना है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। ठीक है, राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, आपको याद करना हो तो यहां से कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, और हमारा राज चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह बोलो, राज चिन्ह बोलो, हमने देखा है वो क्या है? अशोक स्तंभ। और इसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान है। यदि हम एक रहेंगे तो हमारी एकता भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राष्ट्र की सुरक्षा एवं एकता पर।
मैंने बताया था कि हमारे देश की जो सीमा है वो स्थल सीमा भी है और जल सीमा भी है, यानी कि समुद्री सीमा भी है। तो जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री जो शेयर करते हैं, उसकी जो कुल लंबाई है वो है 15,500 किलोमीटर। कौन कौन से देश हैं जिनके साथ हम अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, मैं बता चुकी हूँ। इधर से चलते हैं, पहले पढ़ते हैं हमारे पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश। फिर पड़ता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी हम थोड़ी सी अपनी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कहाँ पर करते हैं, डूरंड लाइन जो है। उसके बाद पड़ता है आपका चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक और रह गया हमारा बांग्लादेश। आपको याद रखना है कि हमारी जो सबसे लंबी सीमा, जो भी स्थल सीमा है, वो हम किस देश के साथ साझा करते हैं, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बनती है। ये बात को दिमाग में बिठा के रखना, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमारी जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई है 7,500 किलोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं है, 7,500 किलोमीटर है। अब जब हम किसी के साथ सीमा शेयर करते हैं, यानी कि जब हमारी बाउंड्री शेयर होती है, तो क्या हो सकता है, वो हमारे देश में घुस भी तो सकते हैं, घुस सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से आने वाले किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्लियर है? रक्षा संबंधी कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय है, जिसका मुखिया रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, भारतीय थल सेना, वायु सेना, नौसेना के अलग अलग सेना अध्यक्ष होते हैं, यानी कि चीफ अलग अलग होते हैं। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जब युद्ध होता है हमारा किसी के साथ, जब वॉर होता है, तो ये आपस में क्या करते हैं, तालमेल बनाकर अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई कैसे लड़ना चाहिए। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है, जिसको हम इंग्लिश में हेड क्वार्टर बोलते हैं, वो कहां पर है, हमारी राजधानी नई दिल्ली में है। माफ करना, आज मेरा गला बहुत खराब है, मैं बोल कुछ रही हूँ और निकल कुछ रहा है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सेना के अतिरिक्त हमारे पास कुछ अर्धसैनिक बल भी हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स, असम राइफल्स, तटरक्षक, कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये सभी सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें क्या जरूरत है किसी से लड़ने की, तो क्या होता है कि जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमेशा हमारी जमीन को हथियाने के लिए अग्रसर रहते हैं। वो हमेशा रेडी हैं कि तुम 2 मिनट के लिए खाली तो करो, हम तुम्हारी जमीन पर अपना कब्जा कर लेंगे। जैसे कि आपका पड़ोसी आपके खेत में ताक जमाए हुए बैठा रहता है ना, कि कब मैं इसके खेत को अपने खेत में मिला लूं, मतलब कब कब्जा कर लूं। तो हम यही दूसरे देश भी चाहते हैं कि हम इस देश में घुस के इसकी सीमा पर कब्जा कर लें, सीमा पर कब्जा कर लें, और क्या करें, इनके जो ये जो कंट्री है, इसके जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो लूटपाट करके ले आए। इसके लिए हर एक कोई रेडी रहता है, उसको बस चांस मिलना चाहिए। ठीक है, देश के बाहरी शत्रुओं का सामना करने के लिए सेना सदैव सतर्क रहती है। देश के अंदर अशांति और असुरक्षा से निपटने के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और भी संगठन काम करते हैं। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। मान लो किसी तरह से हमारे देश की सुरक्षा जो है वो संकट में है,
तो इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। इसके दौरान इस समय हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है देश की सुरक्षा। बाकी हमारे जितने भी मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, सबको सीमित कर दिया जाता है। सीमित यानी सबको बाउंड्री कर दी जाती है, एक बार सबको साइड कर दिया जाता है। सिर्फ हमारा एक ही मोटिव होता है उस टाइम पर, हमारे देश की सुरक्षा। ठीक है, जब हमारे देश में शांति होती है उस समय जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे कोई आपदा आ गई, अभी क्या हुआ है, अभी सुरंग में बहुत सारे लोग फंस गए ना उत्तराखंड में, तो वहां पर भी यही हमारे सैनिकों ने ही उनको निकाला है। तो उनका यही कर्तव्य है कि वो समाज की सेवा कर सके। ठीक है, हमें भी पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम मिलजुल कर रहेंगे तो देश में शांति होगी और देश प्रगति करेगा। क्लियर है? बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।